तो क्या हाल चाल सभी का? ऑलराइट गुरुज लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको स्वागत कर रहा हूँ ऑलराइट अनीश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यानी कि प्रेशर क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वो भी केमिस्ट्री का, यानी कह सकते हैं आप साइंस का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दोनों सेम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टारगेट रहेगा कि इजी अंडरस्टैंडिंग दे, आपको एक फनीस्ट वे में समझाए और आप कैसे 99% मार्क लग सकते हो अपने एग्जाम में विदाउट एनी चीटिंग मत करना ब्रोस। ओके तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। तो लगा लो ब्रो इंट्रो। तो ऑलराइट गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो भी मेरे नोट्स से। तो मैंने आपके लिए नोट्स बना लिया है, तो मैं ये आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। साइड में आपको नोट्स दिखेगा, आप नोट्स लिख भी सकते हो और नोट्स साइड में दिखेगा और नोट्स के वाइज में पढ़ाता रहूंगा। तो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक किंबा एक से अधिक सब्सटेंसेस को मिलके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कराता है। और ये सेकंड लाइन में लिखा है, इट कैंट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम बैक नहीं कर सकते। मतलब एक हम केमिकल रिएक्शन से एक सब्सटेंस फॉर्म किए और उसको हम उसके बैक रिवर्स पोजीशन पे बैक नहीं कर सकते, वो भी कोई भी फिजिकल मेथड यूज करके, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन। तो उसको हम बैक नहीं कर सकते। एक केमिकल रिएक्शन में हम कुछ बनाए फिर उधर वो कांस्टेंट रह जाएगा, उसको हम बैक नहीं कर सकते। तो अब आते हैं, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या चेंजेस देख सकते हैं? तो क्या चेंजेस आएगा? तो पहला है चेंज इन स्टेट। तो पहला पॉइंट है हमारा, तो चेंज इन स्टेट होगा। अगर हम एक केमिकल रिएक्शन में एक किंबा एक से अधिक सब्सटेंसेस को एक न्यू सब्सटेंस करेंगे तो उसके अंदर चेंज इन स्टेट हो सकता है, उसके स्टेट में चेंज हो सकता है। अगर सॉलिड है वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है वो सॉलिड हो सकता है, या फिर वो गैस भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। उसका कलर भी चेंज हो सकता है। मान लो रेड वो ब्लैक हो सकता है, फिर ब्लैक वो रेड हो सकता है। जैसे कि हमारा आयरन है, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है तो उसका कलर चेंज होता है। और हम अगर कोई दो केमिकल को मिला लेते हैं तो उसके अंदर अलग कोई चीज फॉर्म हो जाता है और उसका कलर भी अलग होता है। तो थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर या तो बहुत राइज कर सकता है या तो बहुत डाउन हो सकता है। मान लो कि आप एक कुछ कर लिए केमिकल रिएक्शन में, या तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, और या तो वो बहुत ज्यादा कूल डाउन हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो उसके अंदर कुछ गैस भी फॉर्म हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर रियल लाइफ। तो हमारी रियल लाइफ में क्या केमिकल रिएक्शन होता है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ गाइस, हमारी रियल लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो कैसे होता है? तो हमारा पहला पॉइंट है रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसके अंदर हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। जैसे कि हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया है केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम कुछ खाते हैं तो वो डाइजेशन होता है, फिर हमारा कुछ एक्स्ट्रा निकलता है। मतलब हम कुछ निकालते हैं शाम को, रात को, सुबह, जब भी कुछ निकालते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? ठीक है। तो फिर थर्ड, तो और कुछ होता है हमारे रियल लाइफ में, वो टेक प्लेस करता है केमिकल रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम एक आयरन को 1 साल के लिए बाहर छोड़ देंगे तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, उसका कलर फेड होने लगेगा और उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने लगेंगे। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर हम एक मिल्क के अंदर लेमन या फिर विनेगर डाल देंगे तो वो कुछ देर के बाद फट के कर्ड यानी कि दही बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जो हमारी रियल लाइफ में टेक प्लेस करते हैं। अब आते हैं, तो हमारा केमिकल रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है 2 प्रोसेस से। एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो हैं जो रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है। अगर हम रिएक्ट करेंगे कुछ चीज को और एक चीज के साथ तो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन यूज हुआ है। तो अब जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या है। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो टेक पार्ट करते हैं। एक अगर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट किया, जैसे कि H2O, H एक हो गया और O एक हो गया, ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स।
और हमारा प्रोडक्ट निकलता है H2O यानी कि वाटर, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो हम फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो अब आता है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कभी हम मैग्नीशियम से जो रिबन बना होता है उसको हम बर्न करेंगे, एयर यानी कि ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, फिर वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है जो आपको आगे एग्जाम में भी आएंगे, तो कैसे फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, A chemical reaction can be represented by chemical equation। हम एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट यानी कि हम उसको दिखा सकते हैं, मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपको इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे हम एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It involves uses of symbol of substances of reactants and product with mention of physical state। और इस हम केमिकल इक्वेशन में जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसका सिंबल लिखेंगे, प्लस वो कौन से स्टेट में है ये लिखेंगे, इसको कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो फिजिकल स्टेट, तो हमारा मेनली 3 फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इधर हमारा एक स्टेट जुड़ जाता है जिसको कहते हैं हम एक्यूअस। एक्यूअस मतलब इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो एक्यूअस एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है ना वो वाटर होता है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा परिमाण में होता है ना वो वाटर होता है। जैसे कि हमारा इधर दिया गया है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में यानी कि ऑक्सीजन में, हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे Mg, फिर हमारा ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे O2, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट्स। फिर हम उसको एक एरो मार्क देके लिखेंगे MgO, तो MgO हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो Mg क्या है, Mg एक सॉलिड स्टेट में है और O2 ऑक्सीजन एक गैस है, फिर ये Mg हो गया एक, तो ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट। तो अब आते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हम इधर एग्जांपल लेते हैं, Fe प्लस H2O। तो Fe मतलब आयरन है, तो H2O मतलब वाटर। तो आयरन और वाटर को मिलाने से हमको क्या फॉर्म होता है, हमारा रिएक्शन से आयरन और H2 यानी कि वाटर। तो हम इसको अगर मिलाएंगे तो हमारा फॉर्म होगा Fe3O4 प्लस H2। तो इधर देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कैसे हमारा चेंजेस आया, तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, मतलब हमारा रिएक्टेंट्स कैसे बैलेंस हो हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि हम कोई भी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो रिएक्टेंट्स है Fe प्लस H2O, उसको हम Fe3O4 और H2 प्लस H2 आ गया उसका प्रोडक्ट, तो हम उसको इक्वलाइज कैसे करेंगे। तो पहले हम इधर एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बनाने के बाद हमारा एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर हमारा रिएक्टेंट्स का नाम लिखेंगे और प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फिर सबका जो पावर है वो लिख लेंगे। फिर अगर हमारे रिएक्टेंट्स में कुछ कम है तो इधर देख सकते हो Fe है और इधर इस साइड प्रोडक्ट के साइड गया तो वो हो गया Fe3, तो 1 into 3 कर लेंगे। और नीचे के प्रोसेस में 3Fe 3 आयरन प्लस 4H2O 4 वाटर इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हमारा बन गया। बैलेंस करेंगे कैसे हम केमिकल इक्वेशन को। तो अब बढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, क्यों हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। मैंने आपको बोल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मास के अकॉर्डिंग एक मैटर को बना भी नहीं सकते, फिर उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो भी एक केमिकल रिएक्शन में। तो इसीलिए सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमाइन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम लिए हैं वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के साइड सेम होना चाहिए, ये हमारा लॉ कहता है, इसीलिए हमको बैलेंस करना चाहिए। तो ये एग्जाम में आ सकता है कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे। तो सिंपली आप इधर का जितना पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर नीचे एक इक्वेशन बना के लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो कितने टाइप्स का हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ना वो डिवाइड हुआ है 5 टाइप्स में, ठीक है। एक वाइज एक हम नीचे पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product।
तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में दो या दो से भी ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं, वो भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब A प्लस बी इक्वल्स टू AB। तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल H2 प्लस O2 हमारा बन गया H2O, यानी कि हमारा वाटर। तो अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, in this reaction a compound split into two or more substance is called decomposition reaction। तो इस रिएक्शन में हमारा जो कंपाउंड है वो स्प्लिट होता है, यानी कि डिवाइड होता है दो इक्वल पार्ट्स में, और वो सब्सटेंस डिवाइड होने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब A इक्वल्स टू B प्लस C। ठीक है, तो हमारा इसके बेस में आता है 3 इक्वेशन। तो हम डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बेस पे हमारा डिवाइड हुआ है 3 टाइप्स का। पहला आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फिर आता है हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम वो डिकम्पोजिशन कैरिड आउट करता है बाय हीटिंग। अगर कोई हम एक हीटिंग करते हैं और वो और एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दो अलग अलग हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by passing electricity। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास करके हमारा जो रिएक्टेंट्स है उसको स्प्लिट कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट को दो अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out in the presence of sunlight। अगर हम उसको सनलाइट के ऊपर रख के उसका जो स्टेट है वो उसका जो रिएक्टेंट है उससे उसका प्रोडक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स सोल्यूशन। तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्टिव मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, लेस रिएक्टिव मतलब बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और फॉर्म करता है एक सोल्यूशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ Fe आयरन प्लस SuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये आगे जाके ये हो गया आयरन सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर अलग हो गया, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट। आयरन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इधर जाके वो हो गया FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर। तो ये हमारा हो गया थर्ड रिएक्शन। अब आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे। फोर्थ रिएक्शन ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है हमारा फोर्थ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट यानी कि एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, वो भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयोन्स के द्वारा। तो हम एक आयोन मतलब इधर का आयोन इधर ले लेंगे, तो रिएक्टेंट्स का आयोन इसको दे देंगे और इसका आयोन इधर, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज करके, मतलब उन दो कंपाउंड के अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज करके हम फॉर्म कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया Na2 यानी कि सोडियम Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट Ba2 प्लस बेरिलियम क्लोराइड। तो इसको हम प्रोडक्ट्स में लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया आयंस का, और इसको लिख लिए हम, और एक फिर उसको हम प्रोडक्ट्स में लिख लिए। तो अब आता है हमारा 5 नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एडिशन करते हैं ऑक्सीजन का कोई एक सब्सटेंस के अंदर, या तो हम हाइड्रोजन एक सब्सटेंस से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया 2Cu यानी कि कॉपर प्लस O2, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो अब आते हैं हम रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन क्या है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और
द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मजा ले रहे हो, मजा लो मजा लो Okay. मजा लो। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है। मतलब इसके अंदर हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन और बाहर निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एडिशन करने से भी रिडक्शन होता है, या तो हम ऑक्सीजन बाहर निकालने से भी रिडक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ हाँ, ये हमारा हो गया फिफ्थ वाला प्रोसेस, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। If in any chemical reaction both oxidation and reduction will happen, अगर both oxidation and reduction भी होता है एक chemical reaction में, तो उसको कहते हैं हम redox reaction। तो हम उसको कहते हैं redox reaction। मजा आ रहा है ना? केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। 99% लाना है आपको, फूड देना है, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन नहीं। Okay. रोशन करना है। नीचे सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को मत भूलो यार। तो अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन है, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन का एडिशन करना है या तो हाइड्रोजन का बाहर निकालना है, ये हम कैसे काम में ले सकते हैं, हमारा डेली लाइफ में कैसे काम में आता है, इफेक्ट कैसे होता है हमारा। तो पहला है हमारा ओरोजन। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, efforts sometime a layer of oxide is formed which weakness the metal, hence metal said to be corrode। तो अगर हम कोई एक मेटल को बाहर, यानी कि बाहर मॉइस्चर, एयर, वाटर या तो एसिड के ऊपर बाहर कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और वो न्यू सब्सटेंस हमारा जो मेटल है उसको वीक कर देगा, और उसको वीक करने वाले जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम कोरॉइड। मतलब आप एग्जांपल ले सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन के मदद से, ठीक है। तो इधर लिखा है कुछ एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो कॉपर के ऊपर कुछ ग्रीन कोटिंग होना। तो इस सब से हम बचा सकते हैं हमारे जो मेटल्स है उनको बाय पेंटिंग, उसके ऊपर पेंट करके या तो ग्रीस लगा के, ठीक है। तो आते हैं रेंसिडिटी। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई एक फैट्स यानी ऑयल, मतलब कोई भी ऑयल या फिर कोई फैट को हम कोई भी फैट या ऑयल को हम एक्सपोज कर देते हैं एयर में, यानी कि कुछ दिन के लिए बाहर एयर में रख देते हैं, तो उसको कहते हैं हम, फिर वो जो ऑक्सीडेशन उसके अंदर प्लेस करता है, यानी कि उसका स्मेल खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसको कहते हैं हम रेंसिडिटी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे। तो ये उसीलिए हमारे कुछ चिप्स पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्योंकि वो बैड स्मेल ना करे और उसका टेस्ट चेंज ना हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी हमारा केमिकल रिएक्शन क्लासिफाइड है। तो पहले आ गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अमॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर हमारा हीट भी प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। एक तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और उसके अंदर हीट भी रिलीज हो गया, तो उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमारा हो गया एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस को हम बर्निंग करते हैं, हमारा न्यू प्रोडक्ट भी बनता है, फिर हीट भी प्रोड्यूस होता है यानी रिलीज होता है। फिर हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हमें हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट करना है, एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हमको एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया H2O को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए H2 और O2 को अलग करने के लिए, तो इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इधर हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में बताना। ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहना गाइस। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपका अगले वीडियो में किसी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक मचाते रहो और अपने भाई को मत भूलो यार, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल। ऑल राइट अनीश।